नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम आपके लिए 35 क्वेश्चन लेके आते हैं। किस प्रकार के वो क्वेश्चन हैं, पहले हम सारणी देखेंगे। खेल से 8 क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 8 क्वेश्चन हैं, स्थान से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुरस्कार से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, रक्षा से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। योजना की बात करें तो योजना से 1 है, दिवस से 1 है और विविध से 6 क्वेश्चन है। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन है आपके, ए है कांस्य पदक, बी है रजत पदक, सी है स्वर्ण पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है इनको। और बात की जाए दोस्तों नीरज चोपड़ा की, तो ये ओलंपिक विश्व चैंपियन भी हैं। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर बेस्ट एफर्ट के साथ में इनको रजत पदक मिला है। स्वर्ण पदक की बात की जाए गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल जैकब वार्डलेजे को मिला है, जो कि चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं और इनका जो थ्रो था वो 88.38 मीटर का था। ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मात्र 2 सेंटीमीटर से हमारे जो ओलंपिक चैंपियन है नीरज चोपड़ा जी, वो मात्र 2 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल से चूक गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? ऑप्शन है, ए है जैक जोन्स, बी है पंकज आडवाणी, सी है टेरी ग्रिफ्थ्स और डी है काइरन विल्सन। तो पहला जो इन्होंने विश्व खिताब जीता है स्नूकर का वो काइरन विल्सन है। ठीक है, और ये 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। इनकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? जैक जोन्स को। कितने से? 18-14 से हरा करके पहली बार ये विश्व जो स्नूकर खिताब है वो अपने नाम किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप ट्रॉफी के साथ है, बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? ए है कॉलिन मुनरो, बी है जेम्स एंडरसन, सी है जो रूट और डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा, कॉलिन मुनरो और जेम्स एंडरसन। कॉलिन मुनरो तो बात की जाए तो न्यूजीलैंड के ये बल्लेबाज हैं और जेम्स एंडरसन की बात की जाए तो ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन काफ़ी पुराने खिलाड़ी रहे हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो आप याद रखना है कॉलिन मुनरो और जेम्स एंडरसन ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। ये देख सकते हैं मुनरो हैं और ये एंडरसन है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? ए है टाटा, बी है जियो, सी है अमूल और डी है यस बैंक। तो अभी अमूल को
श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। इससे पहले बात की जाए तो अमेरिका और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का भी ये स्पॉन्सर है। कौन? अमूल वाला। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अमूल। अभी श्रीलंका का भी बन गया है, पहले अमेरिका और साउथ अफ्रीका का कुछ दिन पहले ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए है स्कॉट फ्लेमिंग, बी है माइकल बेसली, सी है पीएस संतोष, डी है जे विलियम्स। तो अभी हाल ही में भारतीय जो सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग जी को। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, स्कॉट फ्लेमिंग है, इनको भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ए है मलेशिया, बी है पाकिस्तान, सी है जापान और डी है भारत। तो बात की जाए विजेता टीम की, सुल्तान अजलन शाह की, तो जापान 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। इसकी बात की जाए तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? मलेशिया के इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में खेले गए मैच में जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को कितने 4-1 से पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। जापान ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है, किसको हरा करके? पाकिस्तान को, पेनल्टी शूट आउट में। ठीक है, अब बात की जाए सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की, तो इसका आयोजन मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा किया जाता है और इसमें 6 देशों को ही आमंत्रित किया जाता है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिणी कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। तो 6 देश होते हैं इस सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी में। ठीक है, तो इसका विजेता कौन है? जापान है। आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ए है दीपक पूनिया, बी है अमन सहरावत, सी है सुमित मलिक और डी है बजरंग पूनिया। तो अमन सहरावत जो हैं वो पहले पहलवान है, पुरुष पहलवान। ठीक है, पुरुष पहलवान पहले हैं जो कि 57 किलोग्राम वेट में फ्री स्टाइल वर्ग में ये इन्होंने अभी अपने जो पेरिस में जो ओलंपिक होंगे उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। देख सकते हैं आप, क्वालिफाइड का ये इनको मिल चुका है, 57 किलोग्राम वेट में है ना। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में खो खो का पहला वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित की जाने की घोषणा की है? तो खो खो का पहला वर्ल्ड कप हो रहा है, वो कहां होगा इसकी घोषणा हो गई है। तो ऑप्शन है ए है भारत, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है श्रीलंका। तो कहां पर आयोजित होगा? भारत में। भारत में भी कहां पर? बात की जाए इसके आयोजन की तो 2 से 10 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा और कुल मिला के इसमें 17 देश भाग लेंगे। कितने देश? 17 देश भाग लेंगे। तो याद रखना है, भारत में हो रहा है ये खो खो का पहला वर्ल्ड कप है, भारत में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 से 10 अगस्त के बीच में और 17 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में जू फेईहोंग को भारत में किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? जू फेईहोंग को। तो ए है ताइवान, बी है जापान, सी है साउथ कोरिया और डी है चाइना। तो चाइना के हैं ये, इनको नया राजदूत नियुक्त किया गया है जू फेईहोंग को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जू फेईहोंग को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी लाइफ के। ए है राहुल शेट्टी, बी है विजय कामत, सी है के मिस्त्री और डी है अशोक सिन्हा। तो के मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं आप के मिस्त्री जी को। हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ
ऑफ पर्सनल का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो ए है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, बी है मनोज कुमार सहगल, सी है संजय भल्ला और डी है नागेश कपूर। तो संजय भल्ला जी को भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार इनको दिया गया, अजय भल्ला जी, देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो ए है अमृता प्रीतम, बी है अमित सागवान, सी है जय त्रिपाठी और डी है सुबोध कुमार। तो जय त्रिपाठी जी को, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, जय त्रिपाठी जी को एसबीआई जनरल ने हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए है दिनेश कुमार त्रिपाठी, बी है दिलीप संघानी, सी है दिलीप जोशी और डी है अमित सिन्हा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इफ्को का नया अध्यक्ष, ऑप्शन बी, दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि ये पहले भी अध्यक्ष थे, इनका दूसरा कार्यकाल है, दोबारा इनको ये अध्यक्ष पद दिया गया है। दिलीप सिंघानी की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी हैं। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव संस्था है इफ्को, इसका इनको दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में इदासिसा नोंगरांग को कहां की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नामित किया गया है? तो बात की जाए इनके ऑप्शन की तो ए है नागालैंड, बी है सिक्किम, सी है मेघालय और डी है उत्तराखंड की। तो मेघालय की डीजीपी कौन बनी है? इदासिसा नोंगरांग। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक भी हैं। और अब इनको पुलिस महानिदेशक बनाया गया है कि इनकी जगह पर लज्जाराम बिश्नोई की जगह लेगी। ये रिटायरमेंट हो गए हैं, इनकी जगह पर ये इदासिसा नोंगरांग को पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है ए है संजीव सान्याल, बी है संजय पांडे, सी है आर लक्ष्मीकांत राव और डी है श्री शक्तिकांत दास। तो क्या होगा राइट आंसर? आर लक्ष्मीकांत राव। आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? ए है पश्चिमी बंगाल, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है केरल। तो सुशील कुमार मोदी का भी निधन हुआ है। ये बिहार राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो अभी इनका निधन हो गया है, कैंसर से पीड़ित थे ये। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सुशील कुमार मोदी जी को। आगे देखेंगे। अब स्थान से संबंधित क्वेश्चन है 17 नंबर का। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जेजीसी की बैठक कहां आयोजित की गई है? ए है पटना, बी है लेह, सी है नई दिल्ली और डी है लखनऊ। तो भारत और भूटान के बीच जो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की जो बैठक हुई थी वो लेह लद्दाख में आयोजित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको भी देख सकते हैं आप, इसकी बैठक थी, ये ग्रुप फोटो है उनका। आगे देखेंगे। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहां किया गया था? स्वदेश। ए है लंदन, बी है दुबई, सी है कतर, डी है दोदोमा। तो भारत की बात की जाए, लोक कला जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश, उसका आयोजन दुबई में
आपका राइट आंसर क्या होगा, दुबई में। इसके उद्देश्य की बात की जाए, इसके आयोजन के उद्देश्य की बात की जाए तो मंजुला कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अल्पज्ञात कला स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना ही इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में। किस नाम से थी ये, स्वदेश के नाम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसको। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने भारत में कहाँ कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। तो ए है तमिलनाडु, बी है असम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है नागालैंड। तो जापान के राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी, उन्होंने भारत में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पर है, नागालैंड में। तो नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा, जापान के, ये देखिए जापान के राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी, इनके द्वारा कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है पद्मश्री पुरस्कार, सी है पद्म भूषण पुरस्कार और डी है पद्म विभूषण पुरस्कार। चिरंजीवी और वैजयंती माला को अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, पद्म विभूषण पुरस्कार से। ये देख सकते हैं, साउथ के ये एक्टर हैं, ये वैजयंती माला जी हैं, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है पद्मश्री, सी है पद्म भूषण और डी है पद्म विभूषण। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिव्यांग भी हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर के.एस. राजना को। ठीक से आप देख सकते हैं, इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है। तो ए है गुजरात, बी है सिक्किम, सी है हरियाणा और डी है मेघालय। तो भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, शक्ति है, और उसका 7वें नंबर का संस्करण चल रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है, मेघालय में। अब बात कर ली जाती थोड़ी इनके बारे में, तो मेघालय में भी कहाँ पर, भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण की मेघालय के उमरोई में पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरुआत हुई है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये सैन्य जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में 7वां नंबर का शक्ति के नाम से है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है 13 से, और ये 26 मई तक चलेगा। कहाँ पर, मेघालय के उमरोई में। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो नई दिल्ली में इस त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, CDS है अपने जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है। तो ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है पंजाब और डी है ओडिशा। तो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संयुक्त जो सैन्य अभ्यास किया है वो पंजाब में किया है। ठीक है, पंजाब आपका राइट आंसर होगा। इसकी बात की जाए तो ये गगन स्ट्राइक सेकंड के नाम से है, ये गगन स्ट्राइक सेकंड। इसके शीर्षक के अभ्यास में अपाचे और ALHWSI हेलीकॉप्टर
और भारतीय सेना के विशेष बलों सहित विभिन्न बल गुणक शामिल थे इसमें। ठीक है, तो ये इसमें अभ्यास में शामिल हुए हैं। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो आक्रामक युद्ध अभ्यास के दौरान मशीनीकृत बलों की मांग के अनुसार हेलीकॉप्टरों द्वारा लाइव फायरिंग के साथ साथ स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी आक्रामक अभियानों के समर्थन में इन संपत्तियों के उपयोग का मान्य करना, यही इसका युद्धाभ्यास का प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर। आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है किससे? तरल ऑक्सीजन कैरोसिन से। ठीक है, तो वो है अपना इसरो द्वारा ये इंजन विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? मोमबत्ती का जो होता है मोम, उससे रॉकेट चलने का जो परीक्षण किया है, मोम से चलने वाले रॉकेट का, वो किस देश ने किया है? ए है जापान, बी है भारत, सी है चीन और डी है जर्मनी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है, जर्मनी की कंपनी है, उसने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है। क्लियर। आगे देखेंगे हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां खोला गया है? यानी कि हवा से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का संयंत्र जो दुनिया में सबसे बड़ा खोला है वो कहां खोला है? ए है भारत, बी है जर्मनी, सी है आइसलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का संयंत्र खोला गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्विट्जरलैंड की टेक क्लाइमेट कंपनी है। स्विट्जरलैंड की टेक क्लाइमेट कंपनी क्लाइमवर्क एजी ने आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट बनाया है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट सीधे हवा से एक साल के भीतर 36,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सक्षम है। यानी कि एक साल में जो ये प्लांट लगाया है वो एक साल में हवा से लगभग 36,000 मीट्रिक टन जो हवा है उस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। समझ रहे हो कि जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक साल में सोखेगा वो 36,000 मीट्रिक टन सोख लेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है, आइसलैंड में लगाया गया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी है टेक क्लाइमेट कंपनी क्लाइमवर्क एजी द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, देख सकते हैं आप। योजना से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंपनी है, ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डी है अडानी ग्रुप। तो ड्रोन दीदी योजना का जो संबंध है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से है और उन्होंने MOU पर बनाया है, साइन किया है और इसके द्वारा समझौता किया गया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 2 पायलट परियोजना है और ड्रोन दीदी योजना है। ठीक से आगे देखेंगे, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? ए है 24 मई, बी है 25 मई, सी 26 और डी है 27 मई। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 25 मई को मनाने की घोषणा कर दी है और हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब विविध से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी थी उसमें वायुसेना द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया गया था आग को बुझाने का। वो कौन सा था? ए है बाम्बी बकेट, बी है ऑपरेशन हिट, सी है ऑपरेशन इंदर और डी है ऑपरेशन अग्नि।
तो ऑप्शन आपका ए सही है। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन है, भारतीय वायुसेना द्वारा ये चलाया गया है और नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भीषण जंगल की आग के जवाब में भारतीय वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाकर बहुत जरूरी राहत प्रदान की है। तो कौन सा हेलीकॉप्टर द्वारा? MI-17 और V5 हेलीकॉप्टर द्वारा जो नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए ये ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया था। ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुरुआत की है। इसमें पिरूल क्या होता है? पिरूल जो चीड़ के जो पेड़ के जो पत्तियां होती, सूखी पत्तियां, उनको कहा गया है पिरूल। ठीक है। तो वो क्या होती है? पत्तियों में सूखी होती है, वो ज्वलनशील बहुत ज़्यादा होती है, उनमें आग लगने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ। 50 रुपये किलो के हिसाब से, 50 रुपये किलो के हिसाब से उनको ये भुगतान किया जाएगा। जो जितना वो चीड़ के पेड़ के पत्ते लेके आएगा, उनको पिरूल कहा जाता है, उनको 50 रुपये किलो के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही का नाम क्या है? कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। ए है भारत, बी है नेपाल, सी है अफगानिस्तान और डी है भूटान। तो ये नेपाल के हैं कामी रीता शेरपा। ठीक है। और इन्होंने 29 बार, कितनी बार? 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं हर साल। ये 29 बार ये देख सकते हैं आप, कामिरीता शेरपा है और ये 29 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। कहाँ के निवासी हैं? ये नेपाल के ही हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है जापान और डी है कनाडा। तो जापान देश को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। इससे भारत से आगे अमेरिका और चाइना है ऊर्जा के उत्पादन के रूप में। ठीक है। तो जापान को छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ गया है अभी। आगे देखेंगे, हाल ही में गूगल ने किस देश में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में गूगल द्वारा वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है, वो किस देश में किया गया है? ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत, डी है जापान। तो भारत देश में अभी ये वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके अंदर आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। बाकी जो गूगल पे है उससे अलग है ये। ठीक है। गूगल पे के अकॉर्डिंग इससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो ये भारत में अभी इसको लॉन्च किया गया। अंतिम सवाल देखेंगे आज का, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर लगे मोबाइल ऐप पर से प्रतिबंध हटा दिया है? ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है कैनरा बैंक और डी है HDFC बैंक। तो आरबीआई ने अभी एक बैंक है, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके ऐप के ऊपर अभी उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था, उसको अभी हटा दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से 35 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।